बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आपकी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। तो आज की इस वीडियो में 9 जुलाई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो सारी जानकारी आप विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। और ध्यान रखेंगे, जो छात्र पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या फिर इस श्रृंखला के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। और साथ साथ जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हुआ है, वो भी देखेगा, जिससे आपकी आने वाले समय में जो बिहार में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, उसकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। चाहे 69वीं बीपीएससी एग्जाम हो या फिर शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा हो, इन सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। तो इसके तहत जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वो प्रश्न था कि 5 जुलाई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 70वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि उन्होंने किस वर्ष, यहाँ पे देखिए मिस टाइपिंग हुआ, यहाँ पे उन्होंने नहीं बल्कि उन्हें होगा, तो उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यही है कि पद्म भूषण क्या है। तो हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि भारत का ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो आप सभी को मालूम है, हमने आपको बताया था कि वर्ष 2021 में इन्हें जन सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं पर दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि किसे हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य जर्सी प्रायोजक या फिर मुख्य स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है। तो आपको बताया गया था कि ड्रीम 11 को अभी हाल ही में मुख्य स्पॉन्सर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न था कि किस ब्रिटिश लेखक और कवि को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस ब्रिटिश लेखक व कवि का नाम है माइकल रोसेन, जिन्हें कि इस वर्ष 2023 के लिए पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हमने जो चीज़ें आपको बताया है, वही सारी चीज़ें आप वहाँ पर कोशिश करना है कि विस्तार पूर्वक लिखना है। ठीक है, विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, जो बीपीएससी एग्जाम आपका 69th वाला 30 सितंबर 2023 को आयोजित होना है। इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर इस वाले कोर्स में टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। 40 फुल लेंथ टेस्ट है, ये ऑनलाइन मोड और साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, और ये हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। सारे प्रश्नों का यहाँ पर इसमें समग्र विश्लेषण है। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे इसके माध्यम से कि आपकी तैयारी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से किस आधार की हुई है। तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर इस कोर्स को आप लोग परचेज कीजिए। इस कोर्स में अभी एक ऑफर है, जो कि 10 जुलाई मध्य रात्रि तक ये ऑफर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, तो वहां पर आपको ये प्रोमो कोड BM299 का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद इस कोर्स में आपको 500 रुपये का अतिरिक्त छूट मिलेगा। और आपको ध्यान रखना, ये ऑफर केवल 1000 छात्रों के लिए एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, केवल 299 रुपये में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स में एक टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त ये तमाम जो मटेरियल यहाँ पर देख रहे हैं, वो सभी आपको इसी कोर्स में बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। किस राज्य को पीछे छोड़ते हुए बिहार सूक्ष्म उधार लेने वाला भारत का शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि हमने सोचा है कि एक वीडियो सीरीज ऐसा चलाया जाए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके पूछे जाने की संभावना तकरीबन 90 से 100% है। वैसे प्रश्नों का हम सोच रहे हैं एक सीरीज चला जाए, जिसमें हम आपको बिहार से संबंधित तथ्यों के बारे में बतलाएंगे, या फिर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, वो हम वहां पर आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस पर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष राज्य बना अभी हाल ही में बिहार। अब हम यहाँ पर संबंधित तथ्यों की चर्चा करें, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में आई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा माइक्रो लोन, यानी कि जो सूक्ष्म लोन होता है, इसके मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़कर या फिर पछाड़कर बिहार शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क
तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है कि यह रिपोर्ट किसकी तरफ से जारी किया गया। कुछ अतिरिक्त फैक्ट की हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार में 48,900 करोड़ रुपए का कुल माइक्रो फाइनेंस लोन लिया गया था। यानी कि बिहार में ओवरऑल बिहार के लोगों द्वारा माइक्रो फाइनेंस यानी कि सूक्ष्म लोन के तौर पर कुल 48,900 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, जो कि कुल पोर्टफोलियो का 14.5% यानी कि पूरे भारत में जितना लोन लिया गया उसका 14.5 जो परसेंट है वो बिहार के लोगों ने लिया। जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु में जो यहाँ पर कह सकते हैं 46,300 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, जो कि कुल पोर्टफोलियो का ये 13.7% था। तो ये भी ध्यान रखना, यानी कि इस मामले में सूक्ष्म लोन लेने यानी कि माइक्रो लोन लेने के मामले में बिहार अव्वल रहा, दूसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कर्जदारों के ऊपर औसत बकाया 27,200 रुपये है, जबकि तमिलनाडु में यह औसत 26,600 रुपये है। तो बिहार में जितने भी कर्जदार हैं औसतन अगर देखा जाए तो इस पर 27,200 रुपये का औसत बकाया है, जबकि तमिलनाडु इस मामले में दूसरे स्थान पर है और यहाँ पर 26,600 रुपया औसतन बकाया है। एक और जानकारी है कि अर्थात छोटे बिजनेस के लिए कर्ज लेने में बिहार अब पूरे देश में सबसे आगे निकल गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के सार की, तो ऐसे में ये ध्यान रखिएगा कि छोटे बिजनेस यानी कि माइक्रो बिजनेस लोन के मामले में, कर्ज लेने के मामले में अगर हम देखें तो बिहार पूरे भारत में 2800 राज्यों में ये अव्वल निकल कर सामने आया, यानी कि शीर्ष राज्य की श्रेणी में पहुंच गया है। तो ये चीजें यहाँ से फिलहाल के लिए ध्यान रखें, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, हालांकि ये खेल से संबंधित है। प्रश्न है कि अगस्त 2023 में अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण कैंप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ। दरअसल राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण कैंप में बिहार के 2 खिलाड़ी का चयन हुआ है। ये दोनों खिलाड़ी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के हम नाम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखें, पहला है अनुज कुमार और दूसरा सुशांत कुमार। ये यहाँ पर दोनों को ध्यान रखेंगे। अगले माह अगस्त 2023 में अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण कैंप में बिहार के 2 प्रतिभावान खिलाड़ी अनुज कुमार सिंह और सुशांत कुमार का चयन हुआ है। हालांकि यहाँ पर जब ये प्रतियोगिता आयोजित होगी, इनसे संबंधित जो भी चीजें निकलकर सामने आएगी वो हम आगे जरूर आपको विस्तार पर बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि बिहार के अनुज कुमार सिंह और सुशांत सिंह का चयन राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण कैंप में हुआ है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि खेल और खिलाड़ियों को लेकर पिछले 5 महीने में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं बिहार के संदर्भ में, वो सभी प्रश्नों का हमने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नो डाउट यहाँ से आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी हेल्प मिलेगी। ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि गूगल ने हाल ही में भारत में सरकारी मामलों के नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि श्रीनिवास रेड्डी। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं, पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि हाल ही में अमेरिका की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपने शीर्ष सरकारी मामलों के कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। गूगल जो है ये अमेरिका की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है और अभी हाल ही में भारत में सरकारी मामलों के कार्यकारी प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि मौजूदा समय में, यानी कि यहाँ पर श्रीनिवास रेड्डी के बारे में लिखा गया कि श्रीनिवास रेड्डी मौजूदा समय में माइक्रोसॉफ्ट में एक वरिष्ठ इंजीनियर कार्यकारी के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गूगल की बात हुई तो गूगल को लेकर हमने 2 दिन पहले आपको जानकारी दिया था कि हाल ही में गूगल की जो मूल कंपनी है अल्फाबेट इंक, इस पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया था, जो कि बहुत ज्यादा खबरों का विषय था। आप ये ध्यान रखेंगे, गूगल की जो मूल कंपनी ये अल्फाबेट है, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अल्फाबेट जो है इसकी सहायक कंपनी है गूगल। हालांकि इसको लेकर हमने विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दिया था कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड, जिसके वर्तमान सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई है, यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकता है। गूगल की जो पेरेंट कंपनी या फिर जो मूल कंपनी है वो है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड और इसके वर्तमान सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई है। और अल्फाबेट को लेकर हमने जानकारी आपको ये दिया था कि अल्फाबेट वर्तमान में लगभग 200 कंपनियों का संचालन करती है, जिसमें से गूगल भी एक है और इस कंपनी के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि गूगल की बात हुई तो गूगल की स्थापना को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो गूगल की स्थापना हुई थी सितंबर 1998 में। और अल्फ़ाबेट की स्थापना कब हुई, तो ये भी हमने आपको बतलाया था। पहले हुई थी गूगल की स्थापना, बाद में अल्फ़ाबेट की स्थापना के साथ इसे पूरी तरह से दोबारा से कह सकते हैं स्थापित किया गया था। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि अल्फ़ाबेट इंक जो है इसकी स्थापना गूगल की स्थापना के बाद हुआ था। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने आपको पिछले वीडियो में विस्तारपूर्वक बतलाया था। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। तो ये चौथा प्रश्न है कि भारत जापान नौसेना समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 7वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, भारत और जापान के बीच ये जो जीमैक्स कह सकते हैं समुद्री अभ्यास आयोजित होता है, इसका 7वां संस्करण अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ये किन दो देशों के बीच आयोजित होता है, इसका नाम क्या है, कौन सा संस्करण है, ये कब आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ, ये कुछ 4 से 5 ऐसे चीजें हैं किसी भी युद्धाभ्यास को लेकर जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को यहाँ से इस वाले पॉइंट से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 प्रश्न इसमें समाहित है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि दोनों देशों के मध्य इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी, ये वर्ष 2012 में की गई थी। यानी कि जीमैक्स की जो शुरुआत हुई थी भारत और जापान के मध्य, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में। अगला पॉइंट है कि अर्थात 7वां जो संस्करण है जीमैक्स का इस वर्ष जो 2023 में आयोजित हुआ, ये इसकी 11वीं वर्षगांठ को चिन्हित कर रहा है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि सितंबर 2022 में जापान की राजधानी टोक्यो में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। तो पिछली बार जो मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित हुई भारत और जापान के मध्य, आपको ध्यान रखना है सितंबर 2022 में ये आयोजित हुई थी जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ पर बात हुई द्विपक्षीय अभ्यास की, तो ऐसे में एक जानकारी आपको दे दूं, भारत और वैसे देश जिसके बीच द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित होते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की यहाँ से प्रबल संभावना है। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला है संप्रीति, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास जो आयोजित होता है, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। युद्धाभ्यास जो आयोजित होता है, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच। सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच। तो इतनी कुछ है, कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यास है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और जो करंट अफेयर्स का जिस कॉपी में आप नोट तैयार करते हैं, कोशिश कीजिए कि इन सारी चीजों को वहां पर आप लोग जरूर अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं इस पीडीएफ के बारे में जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इस पीडीएफ में जनवरी से जून तक के बिहार और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का संग्रह विस्तार पूर्वक किया गया है। ये करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी है। नो डाउट आगामी समय में बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जैसे कि हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, और इसके अतिरिक्त शिक्षण बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, सीडीपीओ आदि सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, खास करके मूल रूप से बिहार में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होंगी, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, आप वहां से इसको परचेज करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपने अगर यहाँ पर बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर पिछले 6 माह या फिर पिछले 12 महीने से करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं किया है, तो ये पीडीएफ आपको भरपूर फायदा देगा। ये पीडीएफ में वो सारी चीजों का वर्णन किया गया जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 से जारी किया गया? देखिए, ये जो रिपोर्ट अभी जारी हुआ, ये जारी किया गया अंकटॉट की तरफ से, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसका पूरा नाम क्या होता है वो भी हम यहाँ पर आपको बतलाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय निवेश रुझानों तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश नीति विकास की निगरानी के लिए व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अर्थात अंकटॉट द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, कुछ चीजें निकल कर सामने आई है जो इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में नवीनकरणीय ऊर्जा में निवेश की वृद्धि धीमी हो गई है।
दरअसल जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर विकासशील देशों को सालाना लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर के ऊर्जा नवीकरणीय या फिर नवीकरणीय ऊर्जा निवेश की आवश्यकता है। लेकिन वर्ष 2022 में अर्थात पिछले वर्ष केवल 544 बिलियन डॉलर का ही निवेश हुआ है। जो सालाना नवीकरणीय ऊर्जा निवेश की आवश्यकता है वो है 1.7 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन 2022 को लेकर जो रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया कि 544 बिलियन डॉलर का ही निवेश हुआ। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें कही गई है, जैसे कि इसमें एफडीआई में वैश्विक गिरावट पर भी प्रकाश डाला गया, जो कि वर्ष 2022 में 12% की गिरावट के साथ 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया। तो यहाँ से 1-2-3 पॉइंट से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व या फिर जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है। तो भारत का पहला चैटबॉट खास करके वैसे लोगों के लिए जो लोग अपनी जिंदगी में मानसिक संकट से जूझ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना इस तरह का चैटबॉट अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया या फिर लॉन्च किया गया। दरअसल 5 जुलाई 2023 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, यानी कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य कॉन्क्लेव के आयोजन के दौरान इस व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया। 5 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत की गई और यह चैटबॉट मानसिक संकट में फंसे लोगों से बातचीत करेगा और उसे सही राह दिखाएगा। दरअसल यहाँ पर जो बातें कही गई है सरकार के द्वारा कि जो पहले जो चैटबॉट था या फिर पहले जो मतलब इस प्रकार के समाधान के लिए जो हेल्पलाइन नंबर था, वहाँ पर बहुत सारे लोग संपर्क करने में हिचकिचाते थे। तो उसी का समाधान के लिए या फिर उसी को उत्कृष्ट लेवल पे ले जाने के लिए अभी हाल ही में ये व्हाट्सएप पर चैटबॉट की शुरुआत किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा पहल करने वाला जम्मू कश्मीर भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, दोनों बोल सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों बोल सकते हैं कि ये पहला ऐसा क्षेत्र है या फिर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि इस तरह का चैटबॉट लॉन्च किया है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी रिसेंटली केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो ये चीजें हमने आपको विस्तार पूर्वक पहले भी बताया था। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करें। जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चर्चा हमने यहाँ पर किया, तो भारत के 50वें व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो इन्होंने 28 जून 2023 को अर्थात पिछले महीने रायका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग या फिर नए भवन की आधारशिला रखी थी। तो ये चीजें आपको बताया गया, ध्यान रखेंगे। 50वें व मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है DY चंद्रचूड़, इन्हीं के द्वारा इस भवन की आधारशिला रखी गई 28 जून 2023 को। क्योंकि यहाँ पर बात हुई है जस्टिस की या फिर जज की, तो ऐसे में आपको एक जानकारी पटना उच्च न्यायालय से संबंधित दे दो। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि संजय करोल के स्थान पर पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि बताएं कि हाल ही में आदव अर्जुन को किसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर कुछ संस्था का नाम दिया गया विकल्प में। प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में आदव अर्जुन को किसके अध्यक्ष यानी कि किस संस्था के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की जानकारी यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के उपरांत तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले यानी कि जो कार्यरत थे ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, लेकिन अभी हाल ही में आदव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि कुछ चीजें और भी आप ध्यान रखेंगे कि उन्होंने 39 में से 38 वोट हासिल कर मौजूदा अध्यक्ष के गोविंदराज को हराकर उनका स्थान दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है। अगला पार्ट है कि इसके अतिरिक्त पूर्व खिलाड़ी और मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल को महासचिव नियुक्त किया गया, यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव अभी हाल ही में कुलविंदर सिंह गिल को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट यहाँ पर जो हमने लिखा है वर्ल्ड बैंक, विकल्प नंबर सी में। तो वर्ल्ड बैंक को लेकर हमने कुछ जानकारी आपको दिया था कि वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हाल ही में अजय बंगा बने, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। और इनके नाम की सिफारिश अमेरिका के 46वें जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्हीं के द्वारा इनके नाम की सिफारिश की गई थी विश्व बैंक के अध्यक्ष के तौर पर, जो अभी हाल ही में 14वें अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के। और विकल्प नंबर बी में हमने यहाँ पर यूपीएससी लिखा है। तो दरअसल यूपीएससी के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं मनोज सोनी।
इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के नए अध्यक्ष हाल ही में मनोज सोनी बने। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से इस प्रश्न से संबंधित आप याद रखेंगे। तो ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अर्थात एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022-23 जीता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि लालियांग ज्वाला छंगटे, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। नाम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा अटपटा है, ध्यान रखेंगे। लालियांग ज्वाला छंगटे इनका नाम है, जिन्हें अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अर्थात एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 चुना गया। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। हमने वो सारी चीज़ों का यहाँ पर विस्तार पूर्वक आपके समक्ष वर्णन किया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर खिलाड़ी लालियांग ज्वाला छंगटे को हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें महिला वर्ग में, उसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि जबकि महिला वर्ग में यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, तो महिला वर्ग में मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार अपना दूसरा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, महिला वर्ग में मनीषा कल्याण, जबकि पुरुष वर्ग में लालियान ज्वाला छंगटे। अब इन दोनों की बात करें, दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे मनीषा कल्याण जो कि होशियारपुर पंजाब की रहने वाले हैं, जबकि वहीं पर लालियान ज्वाला छंगटे की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के निवासी हैं। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि मनीषा कल्याण की कुछ उपलब्धियां, कुछ सम्मान की बात करें तो कुछ चीजें यहाँ पर हमने दर्शाया है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि मनीषा कल्याण को वर्ष 2020-21 के लिए एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी चुना गया था वर्ष 2020-21 के लिए। हालांकि इसके अतिरिक्त एक जानकारी हमने आपको 2 दिन पहले आई थिंक दिया था, चूंकि यहाँ पर फुटबॉल की बात हुई है तो ऐसे में ये जानकारी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दरअसल हमने आपको बताया था कि हाल ही में भारत ने कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये ध्यान रखेंगे, रिकॉर्ड 9वीं बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया और वर्ष 2023 में कुवैत को हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ये सारी चीजें याद रखना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था ये है फीफा, और फीफा को लेकर हमने कई सारी जानकारी आपको दिया है। नो डाउट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। फीफा के श्रेणी 1 अगर हम प्रतियोगिता की बात करें तो इसका जो आयोजन था 2022 में कतर में किया गया था। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में देखें कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया और इसका खिताबी मुकाबला जो था यानी कि जो फाइनल मुकाबला था वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया। और परिणाम की बात करें तो लियोनेल मेसी की कप्तानी में 36 साल का सूखा खत्म हुआ और अर्जेंटीना चैंपियन बना, यानी कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर इस फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। और अर्जेंटीना के दृष्टिकोण से हम बात करें तो अर्जेंटीना का यह तीसरा फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 में और उसके बाद 1986 में फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। ये चीजें आप यहाँ से नोट करेंगे। और फीफा विश्व कप 2022 की आधिकारिक प्रतीक यानी कि ऑफिशियल मस्कट की बात करें तो लाइव ऑफिशियल मस्कट था फीफा विश्व कप 2022 का। और फीफा विश्व कप की शुरुआत की बात करें तो वर्ष 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि 2022 से पिछले संस्करण की बात करें, 2018 वाले संस्करण की बात करें तो इसका विजेता था फ्रांस, जो कि उप विजेता रहा रूस, यानी कि रूस को हराकर फ्रांस ने इस खिताब को अपने नाम किया। तो ये तो रही बात फीफा के श्रेणी 1 प्रतियोगिता के बारे में, लेकिन वहीं पर एक और प्रतियोगिता है फीफा की अंडर 20। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है। जैसे कि यहाँ पर हमने इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि अंडर 20 फीफा विश्व कप 2023 अर्जेंटीना, यानी कि जो इसका मेजबान देश था या फिर जो इसका आयोजन हुआ ये अर्जेंटीना में किया गया। तो यहाँ पर इसी पॉइंट को विस्तार से लिखा गया कि अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार अंडर 20 फीफा विश्व कप फुटबॉल खिताब अपने नाम किया, यानी कि इसका जो विजेता रहा ये उरुग्वे रहा, इटली को हराकर। ये फीफा विश्व कप का अंडर 20 वर्ग का 23वां संस्करण था। इसका आयोजन हुआ था 20 मई से 11 जून 2023 तक। हालांकि इसका जो पिछला संस्करण था 20वां संस्करण जो कि 2019 में आयोजित हुआ था, इसका मेजबान देश था पोलैंड, जो कि यूक्रेन विजेता रहा दक्षिण कोरिया को हराकर। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। अंडर 20 वर्ग में फीफा विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी ये 1977 में हुई थी। और फीफा अंडर 20 वर्ग की बात करें तो इसमें सर्वाधिक बार खिताब को अपना नाम किया अर्जेंटीना 6 बार, जबकि ब्राजील दूसरे स्थान पर है 5 बार इस खिताब के साथ। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा साल्वेक्स नामक युद्धाभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ किया।
तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि भारतीय नौसेना व अमेरिकी नौसेना के बीच 12 दिवसीय अभ्यास साल्वेक्स 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोची केरल में आयोजित किया गया। इस साल्वेक्स युद्धाभ्यास की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में और दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह अभ्यास का 7वां संस्करण है। ध्यान रखेंगे इस साल्वेक्स अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी, युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई, ये भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच वर्ष 2005 में हुई थी और 2023 में जो आयोजित हुआ ये इसका 7वां संस्करण था। ये 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक आयोजित हुआ। नेक्स्ट नवा प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले जो जानकारी हमने आपको दिया था द्विपक्षीय अभ्यास को लेकर भारत और विभिन्न देशों के संदर्भ में, आप यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा एकामरा परियोजना का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, एकामरा परियोजना का संबंध उड़ीसा से है, जो कि हाल ही में खबरों का विषय है। दरअसल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। और यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि एकामरा परियोजना के लिए हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा 280 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिस वजह से ये अभी हाल ही में खबरों का विषय है। एकामारा परियोजना की बात करें तो स्मारक पुनरुद्धार कार्य योजना के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया था। स्मारक के पुनरुद्धार कार्य को बेहतर करने के लिए जो पुनरुद्धार कार्य चलाया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, तो इसे बेहतर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी उड़ीसा सरकार द्वारा या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री या फिर जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये ध्यान रखेंगे और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ही है यहाँ के। और हालांकि कुछ चीजें और भी है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो एक हमारा जो योजना है इसका मूल जो क्षेत्र है या फिर मूल रूप से जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक हमारा क्षेत्र जो कि भुवनेश्वर में एक क्षेत्र है, यहाँ पर जो ऐतिहासिक भगवान शिव के मंदिर है तो इसके पास के लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर यह केंद्रित है। यानी कि यह स्मारक पुनरुद्धार कार्य योजना के तहत यहाँ पर इस 80 एकड़ क्षेत्र में फैले जो भी मतलब कर सकते मंदिर परिसर में जो भी चीजें हैं उसे एक प्रकार से पुनर्जीवित किया जाए। तो इसी योजना को मतलब इसी को संचालित करने के लिए इस तरह का अभी हाल ही में योजना का शुरुआत किया गया था, जिसको लेकर अभी हाल ही में 280 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया। तो समझिए कि ये सारी चीजें उड़ीसा से ही संबंधित है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये है विकल्प नंबर यहाँ पर ए, यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर चीजों को दर्शाया गया है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 3 से 9 जुलाई 2023 तक आयरलैंड में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उन्होंने फाइनल में यानी कि प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने इजराइल की टीम को हराकर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा ने भी कैडेट मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में मैक्सिको को हराकर कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो यहाँ से इस चैंपियनशिप से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि किस संस्था के द्वारा हाल ही में ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया गया। तो ओजोन यूवी बुलेटिन अभी हाल ही में जारी किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया गया। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें विस्तार से तो ऐसे में इसके अनुसार ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है और आने वाले दशक में वायुमंडल की अधिकांश हिस्सों में रिकवरी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि ओजोन परत में लगातार क्षय हो रहा है, जो कि मानव शरीर में कई प्रकार की रोगों का कारण बन रहा है। तो ऐसे में जो ये रिपोर्ट जारी हुआ या फिर ओजोन यूवी बुलेटिन जो भी हाल ही में जारी किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इस रिपोर्ट में कहा गया कि ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और आने वाले दशकों में वायुमंडल के अधिकांश हिस्सों में इसकी रिकवरी हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना ओजोन परत की यहाँ पर जो हमने चर्चा किया ये समताप मंडल में है। दरअसल जो वायुमंडल है इसे 5 परतों में बांटा गया, वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ओजोन जो परत है ये समताप मंडल में है। और ओजोन परत की जो क्षय का मुख्य कारण है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक है, जो कि ओजोन परत का क्षय यानी कि इसे नष्ट होने का मुख्य कारण ही है, जिसकी मतलब कह सकते हैं प्रकोप से जो ओजोन परत है इसमें लगातार क्षय हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो हमने चर्चा किया वायुमंडल की परतों की, तो इसको लेकर ये ध्यान रखें वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे ऊपरी जो मंडल ये क्षोभ मंडल कहलाता है,
उसके बाद समताप और बीच वाली मंडल जो है ये मध्य मंडल कहलाता है, उसके बाद आयन और जो सबसे बाहरी मंडल है ये बाह्य मंडल कहलाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं, कौन सा मंडल किससे संबंधित है, इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। हालाँकि आप लोग चाहें तो इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से हमने देखा है कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से ध्यान रखें और यहाँ पर आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और जो ऑफर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके आप बीपीएससी मेकर ऐप पर इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज को मतलब शामिल किया गया, इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि ये तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलेगी। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए, इस कोर्स को ऑफर पीरियड में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर 799 का जो कोर्स है वो महज 299 रुपये में आप एक्सेस कर पाएंगे। 299 एक छोटी सी रकम है, कोई बड़ी रकम नहीं। यहाँ पर जितनी स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है उस दृष्टिकोण से देखें तो एकदम से नाम मात्र का फीस है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंतर्गत हम आपको सिलेबस आधारित नोट्स दे रहे हैं आपकी बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है। जो भी करंट अफेयर्स आप यहाँ पर इस सीरीज में देखते हैं वो पूरा का पूरा पैकेज यहाँ पर शामिल है। बिहार जीके का नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर आदि पेपर है, वो सभी महज 299 रुपये में इस ऑफर अवधि मिल रहा है। और रिसेंटली जो ये पीडीएफ लॉन्च हुआ ये भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड है। तो आप लोग जल्दी से एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और ऑफर को लेकर जो हमने आपको जानकारी दिया कि महज 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध है, तो समय रहते जल्दी से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के हम प्रश्न की बात करें तो वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बताएं कि बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस पायदान पर है। तीसरा प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। हालांकि इसको लेकर हमने आज वाले वीडियो में जानकारी दे दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर सारी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।